नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इस मसलों पर आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा जी। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहित। मनी सेंट्रल की आज की जो शुरुआत होगी सरकार के एक बड़े फैसले से, जिसमें सरकार ने बैंकों से ऐसे जनधन खातों को बंद करने को कहा है जिनका मिसयूज यानी धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है और लोग इस कारण से बड़ी तादाद में साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे देश के टेलीकॉम सेक्टर की। वहां पर खबर आ रही है कि जल्द मोबाइल टैरिफ में 10 से 12% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो जाहिर है कि ये जो परेशानी है ये मिड और हायर पेइंग कंज्यूमर्स पर पड़ सकती है, इसका असर उस पर देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात करेंगे ट्रंप के नए टैरिफ वाली धमकी की, जिसमें ब्रिक्स के मेंबर्स देश पर भी गाज गिरने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शो की चर्चा की शुरुआत करते हैं जनधन खातों पर सरकार के एक्शन से। दरअसल सरकार ने अब स्टेट ओन्ड बैंक्स को निर्देश दिया है कि वो उन जनधन अकाउंट्स को बंद करे जिनके लाभार्थी उन्हें एक्टिव रखना नहीं चाहते हैं। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि ऐसे अकाउंट्स का इस्तेमाल फ्रॉडस्टर यानी धोखाधड़ी करने वाले लोग ज्यादा कर रहे हैं, जिससे लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। और बैंक फिलहाल री-केवाईसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं ताकि जो इनएप्रोप्रिएट या इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं उनको फिर से एक्टिवेट किया जा सके। और अगर बेनिफिशियरी अकाउंट को एक्टिव नहीं रखना चाहते तो बैंक उसे क्लोज कर रहे हैं। तो सर, इस मुद्दे पर सरकार का कदम तो साफ समझ आ रहा है, लेकिन मामला बैंक का है, इसलिए आरबीआई का सीधा कनेक्शन बनता है। तो क्या आरबीआई की ओर से भी कोई कदम उठाया जा रहा है और ये मामला क्या है, थोड़ा विस्तार में समझाएं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जनधन जो खाते थे जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की और फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बड़ा टूल जो है उसके तौर पर जनधन खातों को बताया गया। अब तक अगर हम बात करें जून अंत तक की तो 55 करोड़ 70 लाख के आसपास जनधन खाते देश में खोले जा चुके हैं। एक बात। दूसरा, अगर हम आंकड़ों के ही लिहाज से बात करें तो 2,60,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम इन खातों में मौजूद है। इसका मतलब अब आप ये समझिए कि पूरे देश में एक व्यापक तौर पर जनधन खाते पूरा आम लोग जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए नहीं थे उनको बैंकिंग सिस्टम में लाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण औजार हथियार साबित हुए हैं। अब पिछले कुछ सालों में ये हुआ है कि इन जनधन खातों में से बड़े पैमाने पर खाते इनऑपरेटिव हो गए। इनऑपरेटिव होने का मतलब ये है कि 24 महीने से ज़्यादा जब कोई खाता नहीं चलता तो जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता तो उसको इनऑपरेटिव बैंक मान लेते हैं। इन खातों में से बहुत खातों का इस्तेमाल ऐसी आशंका है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में या साइबर फ्रॉड के टूल के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब उस पर सरकार की नज़र पड़ी है। सरकार को लग रहा है कि ये खाते एक बड़ी गड़बड़ी का एक जरिया बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने अब बैंकों को बोला है कि आप इन खातों को, जितने इनऑपरेटिव खाते हैं उनकी पड़ताल कीजिए और उनको बंद कीजिए। इसी कड़ी में जो आपने आरबीआई का जिक्र किया, आरबीआई ने एक हंटिंग प्रोसेस शुरू की है जिसमें वो एआई का और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल आरबीआई ने किया ताकि ऐसे खातों की पड़ताल हो सके, पकड़े जा सकें ऐसे खाते जो कि या तो किसी तरीके के फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में शामिल हैं या फिर वो एक तरह से इनऑपरेटिव पड़े हुए, लंबे वक्त से उनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। रोहित जी, अच्छा सर, क्योंकि जैसा कि अभी आरबीआई वाला मामला तो खैर आपने बताया, अब बैंक इसमें एक एक्शन लेने की तैयारी में है कि भाई री-केवाईसी की जाए। ये अपने आप में एक बड़ा चुनौती वाला काम होगा क्योंकि जनधन खाते तो बहुत बड़ी संख्या में होंगे। नहीं तो देखिए, 15 अगस्त 2015 को लॉन्च की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम और 10 साल हो गए हैं। 10 साल बाद अब फिर से इन खातों की री-केवाईसी, दोबारा केवाईसी यानी किस शख्स का कौन सा खाता है, उनके कागजात, वो सारे लेने की प्रक्रिया, और ये एक मेहनत टास्क है, यानी एक बहुत बड़ा टास्क है, उसको शुरू करने की तैयारी बैंक कर रहे हैं। और इसमें भी, इस क्रम में भी जब इस सब पूरे खातों की पड़ताल होगी तो बहुत सारे ऐसे खाते निकल कर आएंगे जो बिल्कुल चल नहीं रहे, जिनके असल मालिक कहाँ है, कौन है, उसका अंदाज़ा या पता नहीं होगा।
तो इन खातों को भी फिर आप सिस्टम से धीरे धीरे आप पूरा उनको निकाल सकते हैं। तो वो एक पूरा कवायद बैंक अब शुरू करेंगे और ये जाहिर तौर पर बड़ा टास्क है, इसमें भी वक्त लगेगा। आंकड़े जो बताते हैं वो ये है कि पिछले साल के आखिर में जो इनऑपरेटिव खाते थे जनधन के, वो हर 5 खातों में से, जनधन खातों में से एक खाता इनऑपरेटिव खाता हो गया है। मार्च 2024 में देखें तो ये अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 19% था, जो कि दिसंबर में बढ़कर 21% पे पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि इनऑपरेटिव होने वाले जनधन खातों की तादाद बढ़ी है लगातार। मार्च से लेकर दिसंबर तक के अगर आप पीरियड में देखेंगे तो ये तादाद अच्छी खासी बढ़ी है परसेंटेज के तौर पे। एक जो वजह बताई जा रही है इसमें इनऑपरेटिव खातों का होने का, वो ये है कि जब सरकार ने डीबीटी शुरू की थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की, तो उसके लोगों को ये लगा, आम लोगों को, कि इसमें जितने खाते खुला लिए जाएं उतना ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा। लेकिन फिर जब बाद में सरकार की स्क्रूटनी हुई, जब ये तय हुआ कि एक एक शख्स को, जो लाभार्थी, एक्चुअल लाभार्थी, उसके खाते में पैसा जाए, तब बाद में लोगों ने जो मल्टीपल अकाउंट खुला लिए थे उनको धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया, उनमें एक्टिविटीज़ बंद हो गई। तो ये भी एक इसकी बड़ी वजह है, म्यूल अकाउंट्स के साथ साथ। जी, मतलब एक ही इंसान ने कई अकाउंट खुलवा लिए हैं, एक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी यूज करने बंद कर दिए, बंद कर दिए, क्योंकि उसमें सरकार का कोई फायदा मिलना उनको बंद हो गया था। राइट। बहुत सारे किसान जो सम्मान निधि के खाते हैं या और इस तरह की स्कीमें हैं, उज्ज्वला योजना है, तो वो जो जनधन खाते खुला रखे थे उसमें बाद में उन लोगों ने उन खातों को बंद कराया और इस वजह से भी ये खाते इनऑपरेटिव हो गए हैं। अच्छा सर, एक डेटा है आरबीआई की तरफ से कि करीब फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब 13,516 फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, जिसमें जो रकम है करीब 520 करोड़ की रही है। बिल्कुल। ये मामला एक्चुअल में फिर बहुत बड़ा है, क्योंकि इतने सारे फ्रॉड के मामले और 520 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। इसके लिए सरकार की तरफ से जो चीज़ें सामने आई और आरबीआई की तरफ से कोई रोड मैप तैयार किया गया, सिर्फ ये जो अभी री केवाईसी, इसके अलावा भी नहीं? कोई चीज़ सरकार की तरफ से और आरबीआई दोनों की तरफ से जो साइबर फ्रॉड हैं उस पर लगातार सख्ती की जा रही है। सरकार ने साइबर हेल्पलाइन भी बनाई हुई है, पोर्टल भी बनाया हुआ है और उसके जरिए जैसे ही ये फ्रॉड आते हैं उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसकी सुविधा दी है। अभी आपने हाल में ही देखा होगा, लंबे वक्त तक आप जब कॉल करते थे तो उसमें एक प्री रिकॉर्डेड वॉइस आती थी जिसमें कहा जाता था कि किसी भी तरह का डिजिटल अरेस्ट, जजों के, पुलिस वालों के कॉल्स वगैरह को आप तवज्जो न दें, उससे बचें। तो सरकार की तरफ से और रिजर्व बैंक दोनों की तरफ से लगातार इस तरह की चीज़ों पे वो क्लैम डाउन करने की कोशिश की जा रही, लेकिन साइबर फ्रॉड भी इस तरह से हो रहे हैं, इतना सोफिस्टिकेटेड वे में हो रहे हैं कि उनसे बचना भी, यानी 100% वहाँ पे लगाम लगा पाना भी। आपको याद होगा, बड़े पैमाने पर जो फर्जी सिमें हैं जी, उनको जो किसी के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ली गई हैं, इस तरह के सिमों पर रोक लगाई गई है। एक आदमी के पास कितने सिम हो सकती हैं, उस पर रोक लगाई गई है। बहुत सारे कदम सरकार की तरफ से उठाए गए, लेकिन अभी भी साइबर फ्रॉड और फ्रॉड्स के जरिए पैसों का इस तरह से लेन देन जो है वो जारी बना हुआ है। जी, तो फिलहाल ये लेन देन काफ़ी होता दिखाई दे रहा है और इसलिए ही आरबीआई और सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। उम्मीद है इस पे जल्दी ही चीज़ें सुलटेंगी और फिर मामला थोड़ा बेहतर होता दिखाई देगा। चलिए अब आपको आगे बताते हैं और अगली जो खबर जुड़ी है वो एक्चुअली आपकी जेब से जुड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल टैरिफ की। ये मार एक बार फिर आप पर पड़ने वाली है और हुआ ये है कि उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक जो है हम सब पर, यानी आप पर, मुझ पर, हम सब पर ये टैरिफ वाली मार फिर से पड़ सकती है। टेलीकॉम कंपनी ने जुलाई 2024 में बेस प्लान को 11 से 23% तक बढ़ाया था और ये महीना भी जुलाई का है, बस साल बदल गया है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है और इस हाइक के पीछे एक्चुअल में कारण क्या कुछ है? तो चलिए सर से समझते हैं। सर, ये मोबाइल टैरिफ हर कुछ टाइम में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, हर बार एक खबर आती है, और इस बार कितना हाइक होने की उम्मीद आपको लग रही है और इसके पीछे इंपॉर्टेंट कारण क्या बताया जा रहा है इंडस्ट्री की तरफ से इस बार? नहीं, देखिए, देश और दुनिया में इस वक्त एक ही शब्द चल रहा है, वो है टैरिफ। दो मोर्चों पर एक ग्लोबल लेवल पर और एक घरेलू लेवल पर। जी। बाहर, दुनिया के बाहर की बात करेंगे तो ट्रंप
टैरिफ को लेके पूरी दुनिया में सनसनी फैलाए हुए हैं। दूसरा, घरेलू लेवल पर जब टैरिफ की बात हम करते हैं तो मोबाइल टैरिफ सबसे बड़ी एक ऐसी परेशानी है जो आम लोगों को लगातार परेशान कर रही है, खासतौर पर पिछले 1 साल से जी। और पिछले साल जैसा आपने बताया कि लगभग 23-24% तक दाम बढ़ाए गए एक साथ। तीनों मोबाइल जो ऑपरेटर्स हैं, जियो हो, चाहे एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया हो, उन्होंने टैरिफ हाइक की और उसके बाद हमने देखा कि लोगों में बड़ी इसको लेके रोष और परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा। एक बड़े पैमाने पर जो कस्टमर्स हैं उनकी चर्निंग भी दिखाई थी, सब्सक्राइबर्स की या यूजर्स की कहें। अब इस पिछले साल जुलाई अगस्त से लेकर और इस साल जुलाई के बीच में जो एनालिस्ट हैं, जो जानकार हैं, उनका मानना है कि ये जो चर्निंग थी, ये जो बदलाव था यूजर्स का इस तरफ से जाना दूसरी कंपनी में, वो सब अब एक तौर पर स्टेबलाइज हो गया है। ओके। अब इसके बाद कंपनियां जो मोबाइल जो ऑपरेटर हैं तीनों बड़े, वो अब एक बार फिर से इस चीज़ का प्लान बना रहे हैं कि अब एक झटका और दिया जाए टैरिफ हाइक का या किराए बढ़ाने का। और उसमें अब वो ग्रेडेड मैनर में किराए बढ़ाने का, जैसे बहुत सारे ऐसे उपाय किए जाएंगे। मान लीजिए जैसे डेटा का यूसेज है, डेटा का यूसेज जो ज़्यादा कर रहे हैं उसमें जो अभी तक जो एक नॉर्मल वे में आपको ज़्यादा डेटा मिल जाता था एक सर्टेन प्लान लेने पे, वहाँ पर भी पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं या धीरे से उनकी कॉस्ट बढ़ाई जा सकती है। दूसरी चीज़ जो जानकार बता रहे हैं, जैसी खबरें आ रही मीडिया में, कंपनियों का प्लान ये है कि इस बार जो सबसे कम कमाई वाला तबका है या जो सबसे कम पैसा खर्च करते हैं मोबाइल पर, उनको छोड़ दिया जाए। बाकी जो मिड और हाई पेइंग जो कस्टमर्स हैं वहाँ पर इस बार टैरिफ की मार पड़े। मान लीजिए जो 500-600 रुपये महीने का खर्च करता है या जो 700-800 रुपये महीने के खर्च करते हैं, ऐसे मोबाइल यूजर्स पर अब की बार निशाना साधने की कोशिश है। और जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से 10-12% का एक बार और जो मोबाइल किराए बढ़ाने का चक्का एक बार और चलने वाला है। इसी साल दिसंबर में ये किया जा सकता है और इसको लेके कई जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो भी इसको लेके, जेफरीज की जैसे रिपोर्ट कुछ वक्त पहले आई थी और हमने उसको मनी सेंट्रल में डिस्कस भी किया जी। अब वो बातें फिर से आ रही हैं कि इस साल के आखिर में ये किया जा सकता है। एक इसकी जो बड़ी वजह है रोहित, वो ये है कि लगातार 5 महीने से जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है जी। मई का ही अगर हम आंकड़ा देखें तो 74 लाख नए लोग मोबाइल सर्विसेज से जुड़े हैं या उन्होंने नई सिम ली हैं और मोबाइल कंपनी के साथ जुड़े हैं। और अब देश में टोटल जो यूजर्स की तादाद है वो 108 करोड़ यूजर्स पे पहुंच गई है। तो कंपनियों को लग रहा है कि एक सस्टेन्ड तरीके से लगातार नए यूजर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास ये मौका होगा कि हम धीरे से दाम बढ़ाएं। लेकिन कोशिश उसमें ये की जा रही है, जैसा खबरों में आ रहा है, कि कंपनियां जो सबसे कम दाम चुकाते हैं, लोग सबसे सस्ता पैक लेते हैं, उनको छोड़कर उससे ऊपर के तबके को इस बार टारगेट करना चाहती हैं। तो मतलब मिड और हायर जो पेइंग कैपेसिटी रखते हैं उनको इस बार थोड़ा टारगेट किया जाएगा और उनकी जेब पर गाज गिरेगी। पर थोड़ा कमाल की बात है कि इसके बाद भी कंपनियों के हालात सुधरते नहीं दिखते। चाहे आप वीआई की बात ले लीजिए, बाकी दोनों तो फिर भी चलो आसार बढ़िया है, लेकिन सर ये तो अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखा जा रहा है इन कंपनियों की तरफ से कि चलो अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अब इतने ग्राहक और ऐड हो गए हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कंपनियों के हालात तो फिर भी नहीं सुधर रहे। चाहे वीआई की बात कर लीजिए, स्पेशली वोडाफोन आइडिया अपने एजीआर के बकाया और इन सारी सिरदर्दियों से तब भी नहीं निपट पा रही। क्या ये इसमें इनकी राहत का काम करने वाली है ये समस्या? नहीं, देखिए पिछले कुछ वक्त से जो लगातार जो एनालिस्ट्स कह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि, और एक बड़ी रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि अगर टेलीकॉम सेक्टर के बिजनेस में किसी कंपनी को रहना है तो उसके लिए 300 रुपये का आरपू पर पहुंचना एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बगैर कंपनियों के लिए अच्छी तरह से इस पूरे सेक्टर में कामकाज करना आसान नहीं होगा। अब इस पूरे कड़ी में सबसे आगे है आपकी एयरटेल, जिसका आरपू 240 रुपये के आसपास है। उसके ठीक पीछे जियो है और फिर 180 रुपये के आसपास आपकी वोडाफोन आइडिया है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो कर्ज है वो लंबे वक्त का कर्ज है, तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है।
अगर हम एजीआर का जो बकाया है सरकार का और उस पर जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का पोर्शन ही देख लेते हैं तो वो तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए का है जी। इस पे ही राहत की बात की थी कंपनी ने जब कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई थी। जी। सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया कि आप सरकार के पास जाएं, अगर सरकार राहत देती है तो हमें इसमें कोई आपत्ति है नहीं। लेकिन सरकार तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए भी इतनी बड़ी राहत कंपनी को दे पाने में खुद को असहज महसूस कर रही है। कई विकल्पों पर विचार किया गया, जैसी बीच में खबरें आई कि साहब इनका जो टेन्योर है 6 साल से बढ़ा के 20 साल कर दिया जाए। अभी वोडाफोन आइडिया को जो अपना एजीआर का जो बकाया है उसके जो पेनल्टी और इंटरेस्ट का पोर्शन है उसको 18,000 करोड़ रुपए की एक समान जो किस्तें हैं उसमें 6 साल में चुकाना है। अब सरकार के पास एक प्लान ये है कि वो 20 साल करते इसको, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि 50 से 100 साल तक भी इसको डेफर करने की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट लग रहा है बकाया पे कंपनी पर, उसको भी एक प्लान ये या एक ऑप्शन के तौर पर इस बात पर भी विचार किया गया कि क्या इसको हम सामान्य इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो इसी मद में अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट की बजाय प्लेन इंटरेस्ट भी अगर सरकार लेती है, सामान्य इंटरेस्ट लेती है जी। तो ही वोडाफोन आइडिया को तकरीबन 16-17 हज़ार करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा जी। अब देखना यह है कि क्या सरकार वोडाफोन आइडिया को ये राहत देने के लिए तैयार है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें हैं। सरकार भी इतनी बड़ी रकम को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की परेशानी ऐसी है कि वोडाफोन आइडिया में सरकार का 49% स्टेक है सबसे। जी बिल्कुल। और वो अभी इसी साल जो 36,950 करोड़ रुपए का जो बकाया था उसको सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट किया था। अब उसको सरकार, अगर कंपनी बंद होती है तो सरकार का ये पैसा भी डूब सकता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के लिए भी परेशानी की वो है। वोडाफोन आइडिया साफ तौर पे कह चुकी है अगर हमको राहत नहीं मिली तो अगले 1 साल में हमारे लिए सर्वाइव कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम देखें वोडाफोन आइडिया की कहानी से बाहर ये चीज़ तय अब लगती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले वक्त में यानी अगले 5-6 महीने के भीतर आपके जेब पर जो मोबाइल का जो खर्चा था वो अब जरूर बढ़ने वाला है। तो बेसिकली मुद्दा यही है कि आपकी जेब पर खर्चा बढ़ने वाला है। अब कंपनियों को इससे जाहिर तौर पर फ़ायदा होगा, वोडाफोन आइडिया इससे उभरेगी नहीं उभरेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, हमारी और आपकी जेब पर फिलहाल बोझ बढ़ने वाला है। चलिए खैर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब बात करेंगे, जैसा कि अभी सर ने बोला था ना, 2 बातें हैं टैरिफ वाली, एक अमेरिका में चल रही है और एक अपने घरेलू स्तर पर चल रही है। तो तीसरा मुद्दा हमारा वही है, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वाला मामला फिर से सुलझाया नहीं है, उलझा दिया है। 9 तारीख को जो है सुलझने की उम्मीद थी, लेकिन उससे अलहदा एक और मामला उठा दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ की गाज जो है ना ब्रिक्स देशों पर गिराने की तैयारी में है। इसमें इंडिया भी शामिल है, आप जानते हैं ब्रिक्स में। तो क्या है ये नया मामला? क्या ये पहले के टैरिफ ऐलान का ही एक हिस्सा होगा या फिर टैरिफ अलग से इन देशों पर लगाया जाएगा? और क्या और क्यों, चलिए समझते हैं इसको सर से। तो सर, इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि ब्रिक्स देशों की एक बैठक चल रही है, आप जानते होंगे ब्राज़ील में चल रही है। ऐसे में ट्रंप साहब का ये टैरिफ वाला मामला फिर से केवल ब्रिक्स देशों के लिए अलग से उठाना, क्या कारण है इसके पीछे? और ट्रंप ब्रिक्स पर अलग से टैरिफ लगाने की बात कर क्यों रहे हैं और इसका असर या इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? नहीं, देखिए, टैरिफ को लेके जो अमेरिका के साथ जो पूरी दुनिया की एक रस्साकसी की सिचुएशन है वो इतनी डायनेमिक सिचुएशन है कि उसमें हर घंटे 2 घंटे पे कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है जी। अब ब्रिक्स पे आए उससे पहले आप ये समझिए कि आज उन्होंने ये बोला है कि आज रात से अमेरिका जो टैरिफ को लेके जो लेटर्स हैं उसको जारी करना शुरू कर देगा, किस देश पे कितना टैरिफ लगने वाला है। ओके। 9 जुलाई इसकी चूंकि लास्ट डेट है, जिसके बाद डेडलाइन है, जिसके बाद से आपको हायर टैरिफ का मामला आ जाएगा। बड़ी खबर उसमें एक ये भी है कि आज रात तक ही भारत और अमेरिका के बीच भी एक जो मिनी ट्रेड डील है वो हो सकती है। इस बात की सोर्सेज के हवाले से मीडिया में खबरें आ रही हैं कि आज रात को ही अमेरिका और भारत के बीच में एक ट्रेड डील हो सकती है,
ज़्यादातर चीज़ें जो हैं इसमें जो आइटम वाइज्ड हैं, प्रोडक्ट वाइज हैं, वो फाइनलाइज हो चुकी हैं। अब मसला कहाँ उलझ रहा है भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का? भारत टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, आपका जो वो है, इन पर जो है वो, और इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर भारत अमेरिका का से सस्ते वो चाहता है, यानी ज़्यादा मार्केट एक्सेस चाहता है, रियायतें चाहता है। अमेरिका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गया या क्रॉप्स हो गई, और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, इसमें भारतीय बाजार का ज़्यादा एक्सेस चाहता है। इसके साथ जो फंसा हुआ मसला है वो फंसा हुआ है जीएम क्रॉप्स का, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, जिसको लेके अमेरिका तो चाहता है भारतीय बाजार पहुंचो, लेकिन भारत उसमें अमेरिकन जो जीएम क्रॉप्स है जैसे मक्का है जी, इसको लेके भारत तैयार नहीं है कि हम आपको बहुत ज़्यादा रियायतें दें। इसके अलावा गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन चीज़ों पर भी चीज़ें दोनों देशों की फंसी हुई है, जहाँ पे, और देखिए हाल में अभी पीयूष गोयल का भी एक दिन पहले बयान आया था कि हम जो इंडियन जो भारतीय इंटरेस्ट हैं, भारतीय हित हैं, उसके बाहर जाकर किसी तरह की डील नहीं करेंगे। एक चीज़ उन्होंने ये कही। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि किसी तरह की डेडलाइन पर बेस्ड इंडिया कोई डील नहीं करेगा, यानी 9 तारीख की डेडलाइन है, इस तक आप डील करिए, नहीं तो फिर हम ऊंचे टैरिफ लगा देंगे। तो भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि डेडलाइन जैसा कुछ नहीं चलेगा, इसके बियॉन्ड भी चीज़ें जा सकती हैं। जो चर्चा है, जब चीज़ें सही सुलझ जाएंगी, जब चीज़ें भारत के नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होंगी, तब हम उस डील पर आगे बढ़ेंगे। कोई डील एब्रप्टली करना या हड़बड़ी में डील करने को भारत तैयार नहीं है। तो ये इंडिया की पोजीशन है, जिसको लेके मैं जो समझता हूँ हाल के वक्त में भारत का रुख इस ट्रेड डील को लेके, आप देखेंगे जनवरी फरवरी में भारत का रुख जितना लचीला था, अब भारत का रुख उतना लचीला नहीं है। थोड़ा भारत का रुख अब सख्त होता हुआ इस ट्रेड डील को लेके नजर आ रहा है जी। अब अगर हम बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स पे देशों की जो रियो डी जेनेरो में जो एक मीटिंग चल रही है ब्रिक्स देशों की, भारत, चीन और आपका साउथ अफ्रीका जैसे जो देश, कई देश इसमें शामिल हैं, 5 उनका एक स्टेटमेंट टैरिफ को लेके आया, जिसमें नाम लिए बगैर ये कहा गया कि अमेरिका की जो टैरिफ के जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी चिंताजनक है, उनसे पूरी दुनिया के ट्रेड और कारोबार को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह का बयान आया तो उसके पलटवार में ट्रंप का फिर बयान आया है कि अगर जो देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे, उन पर हम 10% का एडिशनल टैरिफ लगा देंगे। तो एक तरह से साफ तौर पे ट्रंप ने एक धमकी ब्रिक्स नेशंस को दी है, जिसमें 5 देशों के अलावा कई और देश भी अब शामिल हो चुके हैं। तो मतलब समस्या गहराती हुई दिखाई दे रही है सर। अभी इंडिया जो है पहले से ही सख्त रवैये के साथ आगे बढ़ रहा है कि हम इस चीज़ पे नहीं पीछे हटेंगे, इतना लगेगा, इतना नहीं लगेगा। अब 10% एडिशनल टैरिफ अलग से ब्रिक्स के नाम पर लगाने की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और ब्रिक्स में इंडिया शामिल है। देखिए, ब्रिक्स को लेके ट्रंप जो है वो काफ़ी वक्त से थोड़ा सख्ती, और या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा उनका रवैया सख्त और अलग तरह का हमने देखा है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले डॉलर को लेके बात चली थी और एक ऐसी उल्टती हुई सी चीज़ चली थी, तब साउथ अफ्रीका में इसकी ब्रिक्स कंट्रीज़ की बैठक थी कि ब्रिक्स नेशन अपनी एक करेंसी उतार सकते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन की एक यूरो करेंसी है, उसी तरह से ब्रिक्स नेशंस भी अपनी एक करेंसी ला सकते हैं, और जिससे आपस में कारोबार करने और फिर डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर को कमतर करके अपनी करेंसी को आगे बढ़ाने की कोशिश एक हो सकती है। इस पर अमेरिका की तरफ से और ट्रंप की तरफ से सख्त एकदम से ऐतराज आया था कि आप अगर डॉलर का डोमिनेंस को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे तो ब्रिक्स देशों को कई तरीके की उनका सामना करना पड़ेगा, अमेरिकन प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। ठीक हम वैसा ही अब देख रहे हैं, जहाँ पे कि जो ब्रिक्स देशों ने एक अमेरिकन जो पूरा पॉलिसी है टैरिफ को लेके, उस पर जब उन्होंने एक बयान दिया तो उसका पलटवार अमेरिका ने इस तरह से किया है कि 10% का हम एक एडिशनल टैरिफ आप पर लगाएंगे अगर आप इस तरीके का जो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ लेके आएंगे। हालांकि ट्रंप ने अपनी जो बात कही उसमें किसी भी एंटी अमेरिकन पॉलिसी कौन सी है ब्रिक्स देशों की, उसका कोई जिक्र उसमें नहीं किया गया है।
तो बेसिकली ऐसा जिक्र ना करते हुए इनडायरेक्टली तौर पर ये ऐलान लेकिन किया है। मोटे तौर पे एक गीदड़ भभकी कहें या एक कहें धमकी जो है अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को, अगर पिछले 1 साल में हम देखें तो ये लगभग दूसरी बार इस तरह की धमकी जो है वो अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को दी है। अमेरिका को लगता है कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है मिलकर, और डेवलपिंग कंट्रीज में बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, चाहे आप ब्राज़ील को देख लीजिए, या चीन को देख लीजिए, या भारत को देख लीजिए, सब बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाएं, चाहे सैन्य तौर पर देख लीजिए, चाहे आप आर्थिक तौर पर देख लीजिए। मे भी उनको ये लग रहा है कि मेरे को डोमिनेट कर सकते हैं, जब डॉलर को लेके ये अपना अलग से सोच सकते हैं, तो शायद ये चीज़ उनको बिल्कुल हो सकता है। अमेरिका को लगता हो कि ये जो पूरा ट्रेड है ग्लोबल, उसमें एक कार्टेलाइजेशन का काम कर सकते हैं, और इससे अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उनको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन कुल मिला के मोटी बात अगर हम डिस्कस करें, ब्रिक्स को धमकी दी है, चलिए 10% एडिशनल टैरिफ की। हालांकि अमेरिका और जो ट्रंप आजकल जो कहते हैं उस पर बहुत भरोसा करने वाली भी बात नहीं है। आज जो वो चीज़ कहते हैं अगले दिन उस पर पलटते हुए भी दिखाई देते हैं, यू टर्न भी काफ़ी लेते हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि जो टैरिफ को लेके जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हो सकता है जो भारत के लिहाज से अगर हम बात करें तो अगले, आप मानकर चलिए कि हो सकता है कल सुबह तक या 1-2 दिन के भीतर भारत और अमेरिका की कोई ट्रेड डील होती हुई भी नज़र आ सकती है। भारत की तरफ से इस पर अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया कि हमारी डील अमेरिका के साथ फाइनल हो चुकी है। जी, तो मतलब ये कयास जरूर लगाए जा सकते हैं या लगाए जा रहे हैं कि डील की संभावना बन रही है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है कि डील हो रही है। हाँ, ऑफिशियली तौर पर बिना नाम लिए ट्रंप साहब ने ज़रूर ये कह दिया है कि ब्रिक्स देशों पर एडिशनल 10% टैरिफ लगाया जा सकता है, और जो लगा हुआ है पहले से उसका जिक्र आपको अगले कुछ एक दिन रह गए हैं, आज 7 तारीख है, 9 तारीख तक शायद पता चल जाए कि आखिर होने क्या वाला है, और उसका इम्पैक्ट जाहिर तौर पर वर्ल्ड वाइड जब पड़ेगा तो वो व्यापक तौर पर देखने को मिलेगा। तो खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय निकाला तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।